नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। बेसब्री से इंतज़ार रहता है हकीम साहब से रूबरू होने का तमाम नाज़रीन को। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपकी। वालिहाना इस्तक़बाल हकीम साहब, पुरतपाक खैर मक़दम। ज़रा नवाजी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए एक छोटे से क़िस्से से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब की खूबसूरत गज़ल आपके पेश खिदमत होगी। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन की बादशाहत 4 लोगों को दी। अजीम शान बादशाहत ऐसी जिसकी कि नज़ीर न पहले मिलती है न बाद में कहीं नज़र आती है। इनमें से 2 जो थे वो खुदा का इनकार करने वाले थे, यानी बख्त नसर और नमरूद, और 2 बादशाह ऐसे थे जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार भी करते थे और इस अजीम शान बादशाहत के वो शुक्रगुजार भी थे। उनमें से एक हज़रत सुलेमान है और दूसरे हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन है, जिनका जिक्र सूरह कहफ में भी आया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत दी थी कि चरिंद परिंद, हवा, जिन, इंस, सब लोग उनके ताबे थे, हर शय उनके ताबे थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह भी खूबी अता की थी कि वो तमाम मखलूक़ात की ज़ुबान समझ सकते थे, उनकी बोलियाँ समझ सकते थे। खैर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार तो थे ही, लेकिन उनके दिल में एक दिन यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं तमाम मखलूक़ात की दावत करूँ। उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अल्लाह ताला, मैं चाहता हूँ कि तेरी तमाम मखलूक़ात की 1 साल के लिए इबादत करूँ, 1 साल के लिए दावत करूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सुलेमान, ये तेरे बस का काम नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, फिर 1 महीने के लिए दावत करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सुलेमान, ये भी तेरा काम नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, 1 दिन के लिए तो मैं दावत कर सकता हूँ, तो इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह ने कहा कि ये भी तेरे बस की बात नहीं है। खैर, तू ज़िद कर रहा है तो मेरी तरफ से इजाज़त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अज़ीमुशान दावत का जो है वो उन्होंने इंतज़ाम किया, एहतमाम किया। बहुत बड़ा दस्तरख़ान जो है वो आरास्ता किया गया। वो इतना लंबा चौड़ा दस्तरख़ान था कि 1 महीना चलते रहने के बाद वो जाकर ख़त्म होता, यानी उसकी मसाफत जो थी वो 1 माह की थी। खानों का इंतज़ाम किया गया, खाने पकाए जाने लगे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हवा को कि ठंडी हो जा, सर्द होकर चल, ताकि ये खाने ख़राब ना हो। तो खाने पकते रहे, तैयार हो गए खाने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ताला, पहले किस मखलूक़ को बुलाऊं, बर्री मखलूक़ को या बहरी मखलूक़ को? तो अल्लाह ने कहा कि तेरी मर्ज़ी। उन्होंने कहा ऐसा करता हूँ, समंदर के मखलूक़ात को पहले दावत देता हूँ। एक मछली ने पानी से सर निकाला, बहुत बड़ी सी मछली थी। उसने कहा कि सुलेमान, सुना है कि तूने हमारी दावत का इंतज़ाम किया, आज हम सब तेरे मेहमान हैं। तो सुलेमान ने कहा कि हाँ। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर सबसे पहले मुझे खिला दे, बहुत भूख लगी है। उस मछली ने, हज़रत सुलेमान ने इजाज़त दे दी। मछली आई, उसने इतना बड़ा अपना मुंह खोला और एक ही निवाले में वो तमाम खाना, वो दस्तरख़ान पर मौजूद तमाम चीज़ें निगल गई। उसके बाद उसने कहा कि मुझे और भूख लगी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूने तो सारा खाना खा लिया। तो उसने कहा कि सुलेमान, तेरा और मेरा रब हर रोज़ मुझे इस तरह के 3 लुक़मे खिलाता है, तो आज तो तेरी वजह से मैं भूखी जा रही हूँ, मेरे बाकी के 2 लुक़मे कहाँ हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो उसी वक्त वो सजदा शुक्र में गिर गए। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया और साथ साथ अपनी तक़सीर की माफ़ी भी मांगी और कहा कि ऐ खुदा, वाकई तू ही है जो पालनहार है, सबको रिज़्क़ देने वाला तू है, और इसमें तेरी हमसरी का दावा कोई नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि तेरी मखलूक़ को हम भी जो है वो खाना खिला सकते हैं या उसके जो है वो हक़दार हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये छोटा सा वाक़या है, एक छोटा सा क़िस्सा है, लेकिन वाकई इसमें ये इबरत और नसीहत पोशीदा है कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है और इंसान का रिज़्क़ उसे पहुँच के रहता है, चाहे वो फसील बंद किलों में क्यों ना हो। आइए चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनके ताज़ा कलाम की गुजारिश करते हैं। सबसे पहले तो वो शेर याद आ रहा है कि खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोज़ी में, खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोज़ी में, ख्याल रिज़्क़ है रज़ाक़ का ख्याल नहीं। वाह, बिल्कुल दुरुस्त हकीम साहब। मुझे याद आ गया इसलिए मैंने सुनाया। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। मैं खिरद वालों को मातूब नज़र आता हूँ, मैं खिरद वालों को मातूब नज़र आता हूँ, आईना देखूँ तो
मजजूब नजर आता हूँ, वाह वाह, आईना देखूं तो मजजूब नजर आता हूँ। बता दूं कि मातूब माने अताब यानी अजाब में मुब्तला। मैं खिरत वालों को मातूब नजर आता हूँ, आईना देखूं तो मजजूब नजर आता हूँ, और मेरा रोना भी तो मकबूल हुआ जाता है। आहा, मेरा रोना भी तो मकबूल हुआ मकबूल हुआ जाता है। जाता है। मैं भी कुछ लोगों को याकूब नजर आता हूँ, वाह वाह, वाह वाह, क्या कहने हकीम साहब। मैं भी कुछ लोगों को याकूब नजर आता हूँ, और खास कुछ शक्ल शबाहत तो नहीं है अपनी, खास कुछ शक्ल शबाहत तो नहीं है अपनी, उनसे मिलता हूँ, उनसे उनसे मिलकर मैं बहुत खूब नजर आता हूँ। वाह वाह खास वाह, वाह खास वाह, कुछ शक्ल शबाहत तो नहीं है अपनी, उनसे मिलकर मैं मैं बहुत बहुत खूब खूब नजर नजर आता आता हूँ, हूँ। और मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है अब तक, मेरी अपनी कोई कोई पहचान पहचान नहीं है नहीं अब है अब तक। तक। क्या किसी और से मंसूब नजर आता हूँ, वाह वाह क्या वाह, क्या किसी कहने। और क्या किसी और से मंसूब नजर आता हूँ। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, बहुत मेरी उम्दा। अपनी कोई पहचान नहीं है अब तक, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है अब तक, क्या किसी और से मंसूब नजर आता हूँ, और इम्तिहान सब्र का लेना है तो ले लो मेरा, इम्तिहान सब्र का लेना है तो ले लो मेरा, मैं हूँ अय्यूब या अय्यूब नजर आता हूँ, वाह, मैं हूँ अय्यूब या अय्यूब नजर आता हूँ। और मक्ते का शेर है कि तूर कुछ लोग खिरदमंद समझते हैं मुझे, तूर कुछ लोग खिरदमंद समझते हैं खिरदमंद मुझे। समझते हैं मुझे, और कुछ लोगों को मजजूब नजर आता हूँ, बहुत उम्दा हकीम और साहब, कुछ लोगों को मजजूब नजर आता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, बेइंतहा बेइंतहा खूब, बहुत खूब। इसमें आपने अल्लाह ताला के दो पैगंबरों का जिक्र किया है। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के कॉलर्स माशाल्लाह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद दिलदादा हैं आपके कलाम के भी। तो इसमें जो याकूब और अय्यूब, यह हम अल्लाह ताला के दो बरगज़ीदा अम्बिया हैं, नबी गुज़रे हैं, इनका ज़िक्र हुआ है। हम चाहेंगे कि उनके बारे में कुछ बता दें ताकि इनके नामों के या इन वाक़यात के तनाज़ुर में वो आपके शेर की गहराई तक पहुँच जाए। बहुत माशाल्लाह समझदार हैं और शायरी से गहरा ज़ौक़ रखने वाले या उस पर गहरी नज़र रखने वाले लोग हैं। तो छोटी सी तशरीह। मैं चाहूँगा आप बता दें। जी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जिनका ज़िक्र आपने किया है हकीम साहब, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद थे, और कहते हैं कि उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी कि भाइयों को अपने ही भाई से हसद होने लगी। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खेल कूद के बहाने अपने वालिद से इजाज़त ली और जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया। खैर अल्लाह ताला ने तो उन्हें बचा लिया, फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्हें नुकसान पहुँचने से पहले अपने परों पर उठा लिया था। लेकिन एक लंबी फ़ुरक़त, एक लंबी जुदाई थी जो बाप और बेटे के नसीब में लिख दी गई थी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोया करते थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गम में। बहुत खूबसूरत थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और सीरत के एतबार से भी प्यारे थे, तो वालिद के महबूब थे। रोते 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 हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई, आँखें चली गईं, उन्हें नज़र नहीं आता था। फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब एक ऊंचे मकाम पर पहुंच गए मिस्र में, तो उन्होंने अपने भाइयों को जो उनसे मिलने आए थे अपना कुर्ता इनायत किया और कहा कि ये वालिद के चेहरे पर डाल देना तो उनकी बीनाई लौट आएगी। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, इनके बारे में क्या कहें। ये तो सब्र की वो मिसाल हैं कि जो ज़रबुल मिसल हो गए हैं। जब भी किसी इंसान के ऐसे सब्र की मिसाल देनी हो कि जिसकी नज़ीर ना मिले, या जिसने सब्र की और शुक्र की इंतहा कर दी हो, तो फिर हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हवाला देते हैं। सुधा जी आ गई हमारे इस प्रोग्राम में, लीजिए इस्तकबाल है जी सुधा जी। वालेकुम, मेरा मसीहा आपको भी आदाब है। खुश रहो, सलामत रहो, इसी तरह अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाती रहो बेटी। हर सुबह हर शहर इस शो में आने का बेसब्री से इंतजार करती हूँ। खुदा गवाह है, आप दोनों हमारे लिए क्या हैं। सच जानिए, इस शो में आपसे बात करने के लिए बहुत तरसती हूँ। बात नहीं हो पाती तो ऐसा लगता है कुछ खो गया, सारा दिन अच्छा नहीं गुजरता। हमारे शहंशाह जज्बात, आपकी तो बात ही निराली है। रोज कुछ ना कुछ ऐसा नया सुनाते हैं जो जिग्न उतर जाता है। वो महान अदाकार सामने आया। मेरा मानना है
ایک وقت نہیں، ایک ٹیلنٹ نہیں، اور بھی بہت کچھ، اتنا ٹیلنٹ ہے ان میں. بے پناہ ایمانداری، بے پناہ لگن، بے پناہ محنت بھی شاید کافی نہیں. ایسے شخص روز روز پیدا نہیں ہوتے دنیا میں. آپ بہت قدردان ہیں، آپ دل کے بہت اچھے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. آپ کی نظر میں کچھ چند لائنز لکھی ہیں. ارشاد سدھا جی، آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. ایک بار، اب آ رہی ہے بیٹا؟ جی جی بالکل، اب ٹھیک ہو گئی. ایک بار جو تیری رحمت کا اگر ہم کو اشارہ ہو جاتا، کچھ منزل آسان ہو جاتی، کچھ دل کو سہارا ہو جاتا. واہ. دوسرا ہے، اب درد ذکر کا کیا ہوگا، جو زخم بنا ہو مرہم سے، اس زخم مرہم کا کیا ہوگا. واہ. اس زخم مرہم کا کیا ہوگا. بہت عمدہ، بہت عمدہ سدھا جی، بہت عمدہ. تھوڑا سا انتظار، کرنل صاحب سے بھی بات کر لیں، پھر انشاءاللہ حکیم صاحب کے تاثرات. جی کرنل صاحب، استقبال ہے آپ کا. کرنل صاحب فون لائن پر موجود ہیں؟ کرنل ورما، ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے حکیم صاحب رابطہ نہیں رہا، شاید کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو، رابطے میں کوئی خلل آ گیا ہو. بہرحال سدھا جی کی باتیں آپ نے سنی، فرمائیے کیا کہیں گے. کی قدردانی کے لیے تو 3 شعر یاد آ رہے کہ چلو وہ مان گئے کہ جفا بھی ہوتی ہے، چلو وہ مان گئے کہ جفا بھی ہوتی ہے، سزائے موت سے بڑھ کر سزا بھی ہوتی ہے، سزائے موت سے بڑھ کر سزا بھی ہوتی ہے. اور یہ شعر میں سنانا چاہ رہا تھا کہ چلو وہ مان گئے کہ جفا بھی ہوتی ہے، سزائے موت سے بڑھ کر سزا بھی ہوتی ہے. میں لا علاج سمجھتا تھا اپنے زخموں کو، میں لا علاج سمجھتا تھا اپنے زخموں کو، مجھے یہ ہوش کہاں تھا دعا بھی ہوتی ہے، مجھے یہ ہوش کہاں تھا دعا بھی ہوتی ہے. بہت خوش رہے، سلامت رہے سدھا جی، بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. کرنل صاحب ایک بار پھر رابطے میں. جی کرنل صاحب، استقبال ہے آپ کا. کرنل صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی ہاں جی خوش آمدید، فرمائیے. میں ابھی غزل سنائی تھی، بہت بڑھیا لگی. اس پر میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے. جی. سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے. واہ واہ. تم تو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز، تم کو پتا ہے کتنوں کی قضا ہو جاتی ہے. واہ واہ، بہت واہ واہ. بہت بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا کہ جو حکیم صاحب نے پوچھا تھا حساب کا، تو ابھی تک تو وہ الفاظ ہی نہیں ملے کہ جو میں حساب دے سکوں. بہرحال وہ دعا جو کی تھی وہ امید سے زیادہ رنگ لائی ہے وہ، اور آپ سے گزارش ہے کہ اور اس میں اضافہ ہو. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا. کچھ باتیں میں جانتا ہوں کہ آن ایئر شیئر نہیں کی جاتی، لیکن بس یہ چل رہا تھا کامیابی ملی تو بہت اچھا ہے، ہم لوگ بھی خوش ہو جائیں گے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بولو، چوری کرو، حرام کھاؤ، جنت میں جاؤ. جی حکیم صاحب باتیں تھی جو شیئر کرنا پڑی آج مجھے. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے کرنل صاحب یہ غزل بھی سمجھ گئے اور تاریخ بھی جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی تاریخ بھی جانتے ہیں اور ایوب صاحب، حضرت ایوب کی تاریخ بھی جانتے ہیں. تو ان سے بہتر شاید کم لوگ سمجھتے ہوں گے. اور ہمیں فکر ہو گئی تھی کرنل صاحب بہت زیادہ، جب آپ نہیں جڑے ہمارے ساتھ 15-20 دن، کہ بس یہ چاہتے تھے کہ آپ کی خیریت مل جائے. تو کبھی بھی آپ ایسی وہ کریں، جب جڑ نہ سکیں تو ہمیں
آپ کی خیریت ضرور ملنی چاہیے. ہمارے کچھ ویورز ایسے ہیں جن کی عدم موجودگی ہمیں پریشان کر دیتی ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. پروین صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ پروین صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو جی فرمائیے. ہاں 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 جی سن رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں حکیم صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے 3 سوال ہے باجی. جی پہلا سوال. ہمارے شوہر کے لیے منگایا تھا ہم نے وہ چل گوجے کا گوشت. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال دہرائیے اپنا. آپ نے چلغوزے کا گوشت منگوایا، استعمال سے کتنا فائدہ اور ہوگا؟ وہ آر کے معجون منگایا تھا. جی ہیلو بات جاری رکھیے. جی ہاں آر کے معجون منگایا تھا. ہاں اب وہ کھا رہا ہی نہیں، سے زیادہ سردی ہو رہی ہے، سانس چلنے لگ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور ہماری یعنی لڑکی ہے جی 30 سال عمر ہے اس کی. ہاں اور اس کو اس نے وہ مطلب دل پہ سوجن بتائی ڈاکٹر نے. عمر ایک بار دہرائیے گا. 30 سال عمر ہے. 30 سال اور دل پر سوجن ہے. ہاں کرے نا. ٹھیک ہے. تیسرا سوال. ہاں تیسرا سوال. تو وہ پھر ہم چل گوجے کا گوشت منگایا ہے تو کیا وہ آر کے معجون کے ساتھ کھا سکتے ہیں کیا؟ آپ اس لڑکی کو دینا چاہ رہی ہیں؟ نہیں اس بچی کو نہیں دینا چاہ رہا ہے، ہمارے شوہر کو دینا ہے ہمارے. ٹھیک ہے. آپ کا یہ سوال تو ہم تک پہنچ گیا. بچی کے بارے میں آپ نے بتایا 30 سال عمر ہے اور دل پر سوجن ہے. ہاں دل پہ سوجن ہے اور وہ نہیں مطلب اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف درد ہوتا ہے اور وہ چلتی مطلب اس کو جلن مسنے لگ جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے. تیسرا سوال بتائیے. بس باجی یہی سوال ہے. بہت دن سے فون لگانا چاہ رہے تھے پر فون ہی لگا تھا، آج لگا. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. اب سنیے اپنے سوالات کی رہنمائی. جی حکیم صاحب کیا کریں؟ دیکھیے اس عمر میں ویسے سوجن دل پر نہیں آتی ہے اور دل پر سوجن کی وجہ سے ہاتھ میں مرچیں نہیں لگتی. یہ میرا تجربہ ہے. تو ایسے یہ ایکسرسائز بچی کو روزانہ 3 منٹ یا اس سے زیادہ کرائیے. دیکھیے یہ اور ایسے ایسے پوری طرح موڑے. دیکھیے یہاں تک آ جاتی ہے ٹھوڑی. یہ کم از کم 3 منٹ کرنا شروع کریں اور ٹھیک 10 یا 15 دن میں یہ جو ہاتھ میں پریشانی ہوتی ہے اس کو فائدہ ہو جانا چاہیے. اگر آدھا بھی فائدہ ہو تو بھی کرتے رہیں اور یہ ہمیشہ کیا کریں. اور وہ گون چلغوزہ آپ دے سکتے ہیں، بس 1 چٹکی کھانے کے سوڈا 2 گلاس پانی ملا کر اس سے دیا کریں. آپ کی بچی اچھی ہو سکتی ہے. اور دیکھیے معجون آر کیئر جو لے رہے ہیں آپ کے خاوند تو اس میں جلدی نہ کریں. 1 مہینے میں 10 یا 20% فائدہ ممکن ہے. 5-6 مہینے یہ لینا ہوتا ہے. اور کبھی دیکھیے آج کل سب کو نزلہ کھانسی بخار بلغم ہو رہا ہے. مجھے بھی ہوا ہے 3-4 دن سے مجھے بھی ہو رہا ہے. تو اس سے حساب نہ لگائیں کہ ان کو فائدہ ہے یا نہیں ہے. اس وقت سب کو ہوگا. اور عارضی دوا بھی ساتھ میں آپ اپنے ڈاکٹر سے لے لیں اور یہ جاری کریں. اور گون چلغوزہ 1 چٹکی 1 ہی بار کھائیں. اور یہ معجون آر کیئر دن میں 2 بار کھائیں. چلغوزہ گون بس 1 ہی بار کھا سکتے ہیں، وہ بھی 1 چٹکی میں جتنا آئے. اور آپ اپنی عارضی دوائیں ضرور لے لیا کریں. کچھ بھی آئے، بخار آئے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، بخار کی دوا لے لیں، یہ جاری رکھیں. اور کچھ بھی ہو اس کی دوائی لے لیا کریں. 5-6 مہینے لگاتار کھانے سے آپ کے خاوند اچھے ہو سکتے ہیں. صلاح الدین صاحب استقبال ہے آپ کا. شکیلہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ کا سوال بھی لیں گے. السلام علیکم بہنا اور جناب حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات تو 3 ہیں لیکن کچھ تھوڑا آج چاہتا ہے دل کے کچھ سنا دوں میں بھی آپ کو. اشعار ہے خالی، زندگی سے وابستہ ہے اس لیے. جی حکیم صاحب کی اجازت. ایک تو یہ جی اجازت ہو تو ارشاد علی. ایک تو ایک دیکھنے والے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ کے حوصلہ اب بھی ہے طوفان سے ٹکرانے کا. واہ پہلا تو یہ.
दूसरा ये है कि तूफान मेरे कश्ती के अज़्म का कर रहा था तवाफ, लोग ये समझ रहे थे कि कश्ती भंवर में है। वाह 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 सलाउद्दीन भाई, बहुत अच्छा शेर है। अब सवालात ये है साहब कि एक हमारी जेनेटिक बीमारी, खानदानी बीमारी है, कुछ ऐसा है कि बुखार में दिमाग पे चढ़ जाता है बच्चों के और दौरे पड़ जाते हैं, और ज्यादातर बड़े बच्चे के होता है और उसके बाद कल में होता है। वैसे मेरे 2 बच्चे फौत हो चुके 15-15 साल के, वो कुछ अजीब बीमारी में थे, बहुत इलाज कराया, उस वक्त आप मौत का मामला ये पेश नहीं हुआ था, नहीं तो हमें मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर इसकी वजाहत फरमा देते हैं। और अभी क्या है कि पोते को जो आज 5-6 साल का है, उसे 4-5 साल में 4 दौरे पड़ चुके हैं 1 साल बाद में। ऐसे बस बुखार चढ़ता है और उसके बाद में दिमाग मालूम नहीं पड़ता बुखार है, अंदर ही अंदर रहता है, और दिमाग उसकी बुखार दिमाग में चढ़ जाता है और आंखें फेर देता है, पूरे हाथों कड़क कर देता है, एकदम में उमस जैसे आ जाते हैं। अभी भी उसको अस्पताल लगाए, परसों कल बहुत फोन लगाया मैंने, आपको लगा नहीं, तो अब उसे लेके आ गया, नॉर्मल हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वाटर करी, डॉक्टर और इलाज कराया। तो हमारे भाई साहब सिराज भाई थे, उनके भी 3 लड़की और 1 लड़की इस तरह से बहुत हो चुके हैं। पहले भी दिमाग को बुखार चढ़ते, फिर पाँव बाकी गिरते, फिर 2-3 इंच की नाली भी आ जाती तो वो उगालने में उनको तकलीफ हो जाती है। और सबसे अभी डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बताया कैल्शियम की कमी है, इसको दौरे इसलिए पड़ जाते हैं, कैल्शियम की बातें चढ़ाओ। लेकिन हम आपको चाहते हैं कि आपकी वजह तो अच्छी है। दूसरा ये एक मेरी एक भांजी है जिसकी उम्र है 30-32 साल, वो अभी फोन लगा रही, कोशिश कर रही है, आपको नूरजहां नाम है उसका। उसके थोड़ा पिस्तानों में, एक पिस्तान में तो ऑपरेशन पहला करवा लिया था, गठान हो गए थे, दूसरे पिस्तान में उसने मेरे को बोला नहीं, शर्म के हमारे अल्लाह जाने क्या वजह हुई, और उसने वो भी ऑपरेशन करवाया तो उसमें अब वो खून वगैरह पीप वगैरह आ गया था, तो फिर उज्जैन लेके गए, पास में बताया, अभी भी पानी आ रहा है, इलाज में काफी तो कुछ फर्क तो है, लेकिन फिर भी पूरा सुकून नहीं मिला। तीसरा सवाल ये है कि मुझे कुछ डिस्काउंट मिलता है आपके यहाँ से, जो भी चीज मंगाता हूँ मैं, गोंद शिया वगैरह, ये खैर दुआएं तो बहुत मिल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे को, और सबको जाके घर जाके पूछता हूँ उनसे कि क्या हालचाल है आप लोगों के, तो काफी लोगों को आराम हो गया और बहुत दुआएं दे रहे हैं मेरे को। मैंने कहा वकील साहब को दुआ दो, मेरे को मत दो, मैं तो खाली एक चलता फिरता पुर्जा हूँ जो आपके पास आ जाता हूँ। और ये मुझे डिस्काउंट जो मिलता है तो ये सही है, कोई गलत तो नहीं है? वैसे मैं उनको उसी बात में देता हूँ जितने कीमत में आता है। तो ये सही चीज तो ऐसा नहीं कोई गलत कंपनी दे दे चीज मेरे को डिस्काउंट दे दे, इसकी वजह भी फरमा दीजिए, और बच्चे के लिए जरूर फरमा दीजिए साहब, बहुत परेशान हो रंजीदा हो जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उसकी हालत देखे नहीं जाती जब दौरा पड़ता है उसको, तो कभी कभार होता है साल भर में 1-2 बार। समझ सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार शकीला साहबा का सवाल लें, इतनी देर में आप अपने वॉइस रिकॉर्डर को मोबाइल के तैयार रखिएगा, इंशाल्लाह सवाल लेकर आपके सवाल की तरफ आते हैं। जी शकीला साहबा बताएं क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैंने आपसे बात की थी आंखों के बारे में, आंखों से इतना पानी जा रहा है, और वो सोप का पानी अरग भी लिया हमने 2 इंच योगे के साथ में, तो कोई फायदा नहीं है। और सोप का अरग लेती हूँ तो मुझे सर्दी हो जाती है, खिंचा आते हैं। अब ये आंखों में पानी जा रहा है तो इसके लिए कोई और दूसरा नुस्खा बताइए। ठीक है, सुनिए, मेरी समझ में नहीं आया कुछ भी। इनकी आंखों से पानी जारी है, किम साहब पानी निकलता है बड़ी मिकदार में। शकीला साहबा यही कहना चाह रही हैं? आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता है। जी ठीक है। सलाउद्दीन भाई साहब के जो सवालात हैं बहुत अहम, और ख़ास तौर पर एक जो बच्चा है जिसके ताल्लुक़ से, पोते के ताल्लुक़ से उन्होंने सवाल किया, किम साहब हम चाहेंगे कि आपकी रहनुमाई हो जाए। बच्चे के लिए याद रखें कि डॉक्टर का इलाज जरूर करें जब तक भी वो कहे। और देखिए, एक बड़ी इलायची का पाउडर उस बच्चे को जरूर खिलाएं, और पूरे 24 घंटे में एक बार एक छोटी इलायची का पाउडर जरूर खिलाएं, 24 घंटे में एक बार। इनको बना के रख लें और अंदाजे से एक बड़ी इलायची एक छोटी इलायची खानी है इनको। किशमिश 10 कम से कम इसके साथ खिलाएं, और एक चुटकी नमक जैतून एक बोतल पानी
यानी 1 लीटर पानी में मिला दें और पूरे दिन में ये 1 बोतल पानी पिलाना, एक साथ नहीं पिलाना, पूरे 24 घंटे में 1 बोतल पानी ये पिलाना और दूसरे भी पानी पिलाया करें। इंशाल्लाह बच्चे को राहत मुमकिन है, लेकिन डॉक्टरों का इलाज जरूर करें। जी, 32 साल उम्र है बच्ची की और ऑपरेट करवाया है पिस्तान को। उसमें से आपने सुना, जैसा बता रहे थे कि पहले तो पीप वगैरह का भी रिसाव था, लेकिन अब सिर्फ पानी निकल रहा है। उनके लिए क्या हिदायत है हकीम साहब? गौन चिलगोजा 1 चुटकी रोजाना इस्तेमाल करें, खा लें और दूध या पानी पी लें। पूरे 24 घंटे में बस 1 बार। ये खुराक 2 बार बहुत मजबूरी में लेते हैं, बस 1 ही बार लें और उनकी कैफियत बताते रहें हर महीने। इंशाल्लाह उनको शिफा मुमकिन है। जी, तीसरे सवाल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करवाएंगे आपको सलाउद्दीन भाई। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। फैसल हैं गाज़ियाबाद से, पहले आपसे मुखातिब है शीरीन, थोड़ा सा इंतज़ार, बात करेंगे आपसे भी। जी फैसल बताइए। हाँ हेलो जी फैसल, सुन रहे हैं आपको। जी मैं फैसल बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अपनी मम्मी के लिए जरा इलाज का पता करना था हकीम साहब से। जी मेरी मम्मी की उम्र लगभग 70 के आसपास है और वो बाएं पैर से जरा लंगड़ा के चलती है काफी दिनों से। तो उनको दिखाया गया था न्यूरो में, उन्होंने स्पाइन का जो है MRI किया। तो फिर देख के डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका डिस्क जो है वो बाएं तरफ वाला वो खराब हो रहा है और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी और फिजियोथेरेपी के लिए बोला था। तो वही पता करना था हकीम साहब से कि इसका कुछ इलाज हो सकता है क्या, क्योंकि ऑपरेशन भी नहीं करा सकते एज की वजह से। ठीक है फैसल भाई, थोड़ा सा इंतजार। और एक चीज और वो थायराइड और बीपी की भी उनको दवाई चल रही है काफी दिनों से। तो खाली पेट वो दवाई लेती हैं ये एलोपैथी की। तो जो हकीम साहब जो बताते हैं वो साथ में हम खा सकते हैं क्या, मतलब खाली पेट या नाश्ते के बाद कब लेना होगा ये बता दें। ठीक। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शीरीन से मुखातिब में, बताएं शीरीन क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब मुझे आपसे कल के लिए माफ़ी मांगनी है, आप दोनों से। क्यों? प्लीज़, कल आपने नंबर के लिए कहा, मैं आपको नंबर नहीं दे पाई, तो उसके लिए माफ़ी मांगनी है जी। और आपका हुक्म हो और हम आपका हुक्म तराक हो पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बात टाल दें। मुझे नंबर याद नहीं था इसलिए, तो इसलिए प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। आप छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिए और हकीम साहब आप एक वालिद की तरह अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिए। शीरीन बहुत हसास है, दिल पे ले लेती हैं। जी शीरीन, हकीम साहब बताएंगे इसके अलावा भी कुछ कहना क्या आप? जी, और मेरा सवाल भी है जी। और क्या मैं अपना नंबर नोट करा सकती हूँ हकीम साहब, भाई का नंबर जो है? शीरीन, हमारे जो ऑपरेटर हैं वो फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद होंगे, आप उनके पास अपना नंबर खामोशी से जी बिल्कुल पहले अपना सवाल दर्ज करवा दें और डिस्कनेक्ट करने से पहले अपना नंबर वहाँ नोट करवा दीजिएगा। जी सवाल ये है कि आंटी को मैंने अपने ये गौन सिहा के बारे में बताया था, तो वो ले रही हैं, तो उनको अब गर्मी बहुत लगती है, पहले से ज़्यादा अब गर्मी उनको लगती है। पानी भी हकीम साहब जितना बोलते हैं वो पीती हैं, कहती हैं पानी भी खूब पीते हैं, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है और अम्मी भी ले रही हैं, तो वो भी यही कहती हैं। फायदा है उनको? फायदा है जी, फायदा है जी, फायदा तो है दर्द में। बस ठीक है। और कुछ आपके लिए? जी हकीम साहब इजाजत है आपकी, कुछ आपके लिए इरशाद करना चाह रही हैं? इरशाद जज़ाकल्लाह। आँखों में उम्मीदों के चिराग, दिलों में जज्बातों के सैलाब, होठों पर दुआओं की महक, सांस सांस में लाड़ प्यार, हाथों में कॉपी कलम लिए, करते हैं इंतजार हर सुबह आपका, लाइव राह निजात का। वाह वाह शीरीन, वाह शीरीन। हम दरअसल नंबर इसलिए ले रहे थे आपका और दूसरों से भी ले रहे हैं कि जो लोग हमारे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं, ये मीडिया
کہ لوگ آپ تک پہنچेंगे اور آپ کا بیان آپ کی اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو آپ کا یا آپ کی والدہ کا جن کو فائدہ ہوا ہے، اور جو لوگ بہت لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس بات کی تشہیر کی جائے گی. تو اس وجہ سے ضرورت تھی. اور جو لوگ انکار کرنا چاہیں ان کو حق حاصل ہے. آپ بچی ہیں اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنا نمبر نہ دیں. تو بھائی کا، ماں کا، باپ کا، تو ہمارے میڈیا کرمی آپ سے بات کریں گے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اچھے ویورز ہیں ان کے نمبر ہمارے میڈیا کے پاس آ جائیں، اور وہ وہاں پر وزٹ بھی کر رہے ہیں یا ان کا انٹرویو بھی لے رہے ہیں، تصویر بھی لے رہے ہیں. وہ اس سے لوگوں تک ہماری بات اور آپ کی بات پہنچے گی. اس وجہ سے یہ سب کیا. اور دیکھیے پیاس لگ رہی ہے تو دودھ سے لیا کریں، اور زیادہ پیاس لگتی ہے تو ایک ہی بار لیں، لیکن فائدہ شروع ہو گیا تو چھوڑے نہیں. اور بہت شکریہ. دیکھیے اتنے جذبات، اتنی محنت ہوتی ہے اس میں. مجھ جیسے آدمی کو تو شعر کہنے میں کچھ بھی محنت نہیں لگتی، کیونکہ میں اس میں بہت زیادہ ماہر ہو چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بہت محنت لگتی ہے، میں جانتا ہوں. سدھا جی ہیں، آپ ہیں، اور کتنے ویورز ہیں، بہت کام کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، تب جا کر کہیں ایک یا دو شعر کہہ پاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہے. اللہ آپ کو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اور ان سب کو جو ہمارے ساتھ نہیں بھی جڑے ہیں کامیابی دے. اللہ آمین. کبیر بھائی کا سوال لے رہے ہیں. فیصل صاحب کے سوال بہت اہم ہیں. اسی طرح شکیلہ صاحبہ کا ایک سوال وہ بھی محفوظ ہے. تھوڑا سا انتظار. کبیر بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. شگفتہ باجی، میرے 5 سوال ہیں. جی ارشاد. پہلا سوال. بیٹی کی عمر 27 سال، وزن 40 کلو، 2 بچے ہیں. جی. اور گھر میں بھی چھوٹا ہی پریوار ہے، لیکن معمولی اس کے کام کاج میں تھکان ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر گھٹنے لگتے ہیں، بخار کی حرارت بھی ہو جاتی ہے. اس کا بھی دوسری کوئی بیماری نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا. بہن کی عمر 52 سال ہے. اس نے درد کے لیے سیاگون، بالوں کے لیے مورنگا گون، پیشاب پریشان کے لیے چلگوزا-گون منگایا. کیا یہ تینوں چیزیں ایک انسان لے تو کوئی پریشانی نہیں؟ کب، کیسے اور کتنے وقت سے لیں؟ تیسرا. عمر 22 فرش ہے، منہ میں چھالے اور ٹانچی ہو جاتی ہے، قبضیت بھی رہتی ہے. منہ میں چھالے ہیں، پیروں میں؟ ہاں چھالے اور ٹانچی بھی ہو جاتی ہے. ٹانچی کیا کہتے ہیں؟ اچھا. اور کب کبھی بھی رہتی ہے؟ جی. ہاتھوں میں؟ ہاں. بھائی کی عمر ہے 58 سال. ہاں. بائی پاس سرجری 2 سال پہلے ہوئی تھی. اب MRI کرائی تو دماغ پر سر میں خون کے تھکے جمنے لگے ہیں. کوئی بہتر اپچار بتائیں. اور آخری سوال ہے حکیم صاحب. جی. یہ مسئلہ میرا ایک قریبی رشتہ دار ہے، اور سروس میں بھی تھے، ہم دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھے. اب ایڈیم سے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں 1.5 سال پہلے. ہاں. ان کی عمر 63 سال ہے، وزن 64 کلو، جسم بھی سامانیہ ہے. اللہ کے کرم سے کوئی بیماری بھی نہیں ہے. ان کی ایک ہی پریشانی ہے کہ وہ احساس کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے خیالات سے ان کو قبض ہو جاتے ہیں. ایک معاملے میں 99% معاملے ٹھیک ہے. انہوں نے آپ کے یہاں گون چلگوزا منگایا ہے، یہ سب گول دودھ میں ملا کر 8 دن سے لے رہے ہیں. اس کی ابھی کوئی اثر نہیں دکھا. ان کا کہنا ہے کہ کب تک لیں اور کب تک لینے سے فائدہ نظر آنے لگا. 1% معاملے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے حکیم صاحب. جی بالکل نوٹ کر لیا ہے بھائی. آپ کے سوالات بھی محفوظ ہیں. شکیلہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. آنکھوں سے پانی جاری ہے. پھر اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ فیصل صاحب کے سوالات بھی لے لیں. شکیلہ بہن کا سوال آنکھوں سے پانی سے متعلق. حکیم صاحب کیا کریں؟ دیکھیے شکیلہ محترمہ، یاد رکھیں کہ آپ کو 1 ہفتہ ہوا ہے بات کیے ہوئے، اور دوا کتنے دن لیا ہے نہیں معلوم، لیکن یونانی سے آپ اتنی جلدی فائدے کی توقع نہ رکھیں. کم از کم 1 مہینہ لگاتار کھا کے فون کریں تو ہمیں کچھ اطمینان آئے. بہت جلدی فائدہ ممکن نہیں ہے، آپ کو کافی وقت دوا لینی پڑ سکتی ہے. جی. فیصل صاحب کے سوالات ان کی والدہ سے متعلق ہے. 70 سال عمر بتائی تھی. تھوڑا سا وہ لنگڑا کر چلتی ہیں کیونکہ ان کی جو ایک ڈسک ہے وہ شاید ڈیمیجڈ ہو چکی ہے، اور BP بھی ہے، تھائرائڈ بھی ہے.
देखिए, मेहनत बिल्कुल ना करने दें, वेस्टर्न टॉयलेट का एहतमाम ज़रूर करें, कुर्सी वाला शौचालय ये उनके लिए ज़रूरी है। झाड़ू पोंछा ना करने दें, वज़न ना उठाने दें। वैसे आप बहुत एहतियात करते होंगे उनके लिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग और भी सुन रहे हैं। तो ऐसे मरीज को ये सब नहीं करना चाहिए, ऑपरेट बिल्कुल भी ना कराएं। और गौण स्याह आधा ग्राम 2 मरतबा दें। ये उनके दर्द और जो लंगड़ा के चलते हैं उसके लिए है। वजन ज़्यादा हो तो वजन कम कर लें। और बीपी और थायराइड बताया ना जी। अच्छा, ये देखिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आपने जो नुस्खा मालूम भी किया था कि धनिया 300 ग्राम और मेथी का दाना 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, इनका पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच उसी गोली के लिए जो थायराइड के साथ देते हैं वो खाएं। और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, ये 2 गिलास पानी मिला के पिला दिया करें। उस टैबलेट के आगे पीछे जो आप थायराइड की खाते हैं या उसके साथ भी दे सकते हैं, कोई मुजायका नहीं। और ये 1 खुराक या दिन में 2 खुराक दे सकते हैं बस। ये उनके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा वज़न अगर है तो उसके लिए, चर्बी के लिए और थायराइड के लिए मुफीद साबित हो सकता है। उम्मे हानी बेंगलोर से आपका सवाल नोट कर रहे हैं हम, उम्मे हानी साहिबा। फिर इंशाल्लाह कबीर साहब के सवालात की तरफ आएंगे। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल मैंने फोन किया था और मेरा सवाल था कि हाथ और पैर पर हेयर, हाँ पर आपने चेहरे पर कहा था। अच्छा ठीक है जी हकीम साहब। और जी, और मेरे और सवाल हैं। बताइए। दूसरा सवाल ये कि हेयर कलर के लिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। और तीसरा सवाल, मेरी बहन है, उनके हाथ और पैर में थपथपाना जैसा फील होता है। ठीक है जी हकीम साहब। मैं सवाल समझ नहीं पाया, पहला सवाल। कभी कभी हमारी कोहनियों पर, बाजुओं पर भी कुछ ऐसे रुएं होते हैं। कभी ये मामूली होते हैं और कभी इनकी जो साख्त होती है वो सख्त होती है या बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो शायद ये कहना चाह रही हूँ कि टीन एज में इस तरह के जो रुएं होते हैं बाजुओं पर, वो तो बदनुमा महसूस होते हैं। ना चाहें उन्हें तो उनके लिए फिर क्या है आपकी रहनुमाई। इसके अलावा हेयर कलर में आपने कल बहुत अच्छा नुस्खा बताया था, अब शायद ये ना सुन सकी हूँ। बहरहाल ये किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रही हैं कि क्या आपके पास इस तरह का कोई प्रोडक्ट है जिसमें कि एलर्जी ना हो, एंटी एलर्जिक हो या अमोनिया फ्री हो। इसी तरह हाथ पैर में थपथपाहट कहा इन्होंने, ये होता है किसी इनकी अजीज़ा को या किसी अजीज़ को, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, हमारी कंपनी भी प्रोडक्ट बनाती है, 1 से ज़्यादा कंपनियां हैं हमारी, अतिया हर्ब्स उसी का नाम है, और प्रोडक्ट भी बनाती है। लेकिन हमारा जो मेयार है ये है कि हम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करते। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, वो बेहिसाब लोग लेते हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करता। और हमारे प्रोडक्ट महफूज होते हैं। तो एक तो ये सवाल। दूसरा ये कि अगर आप टीन एज है तो ये सब आपको नज़र आएगा। कभी बाल यहाँ पर ज़्यादा लगेंगे, कभी बाजुओं पर, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो ये अपना आप ज़रूरत के मुताबिक आ जाते हैं। बहुत छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए इनसे। जब ग्रोथ करते हैं तो लड़का और लड़की के ये सब होता है, लड़कियों के चले जाते हैं और लड़कों के कायम रहते हैं। और क्या सवाल है इनका? हाथों पर जो है वो उनको थपथपाहट, या शायद पैर पर भी ये कैफियत होती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई थपक रहा है, थपथपाहट हो रही है। ठीक है, कैल्शियम ले मेडिकल स्टोर से, और 1 हफ्ते में 1 कैल्शियम की गोली जरूर खाया करें। उसमें वो हर चीज होती है जिसकी आपको जरूरत रहती है। और ये एक्सरसाइज करें, जिनके हाथों में थपथपाहट या पैरों में है, ये एक्सरसाइज किया करें 3 मिनट, इंशाल्लाह काफी फायदा मुमकिन है। जी, कबीर भाई के सवालात की तरफ आ रहे हैं। सलाहुद्दीन भाई, आपका एक सवाल महफूज है याददाश्त में भी और इस कागज पर भी।
कबीर भाई के जो सवालात हैं, उम्र जो है वो 27 साल है, वज़न 40 किलो है, 2 बच्चे हैं, कामकाज जो करती हैं घर का तो थक जाती हैं, क्या करें? हाँ देखिए, तवानाई भी कम है और 40 साल एक ऐसी उम्र है जहाँ पर इंसान को अब थकना चाहिए। उम्र 27 साल हकीम साहब, माजरत के अच्छा साथ। 27 साल है जी, वज़न 40 किलो है। ठीक है ठीक है, अपना एक टेस्ट करा लें, मल्टीविटामिन वगैरह या लेना शुरू कर दें। एक मल्टीविटामिन और कैल्शियम की टैबलेट आमतौर पर जो मेडिकल स्टोर पर मिलती है वो लिया करें। अगर उससे ना हो तो फिर आप यूनानी की तरफ आ सकते हैं और अलसी को हल्का सा भून लें और इस जितनी अलसी है उतना ही शहद में मिला लें, हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें बारीक। और इसमें जितनी अलसी लें उतनी ही सौंठ लें, इन दोनों का हम वजन लेकर पाउडर बनाकर रख लें, आधा चम्मच खाया करें एक चुटकी नमक जैतून के पानी के साथ, इंशाअल्लाह फायदा मुमकिन है। जी, उम्र 52 साल, गोंद सियाह मंगवाया है उन्होंने, गोंद चिलगोज़ा, मोरिंगा का गोंद भी, लेकिन कब, कैसे और कितना खाना है ये बता दीजिए। मोरिंगा का गोंद पूरे दिन में 1 ग्राम खाना होता है, किसी भी वक्त पानी, दूध या नारियल पानी के साथ आप ले सकते हैं। गोंद सियाह 2 बार खाना होता है, नाश्ते और रात के खाने के बाद। पानी, कम चर्बी का दूध या जिस तरह से भी आप खाएं, खाने के बाद खाना बेहतर है। और चिलगोज़ा सिर्फ 1 चुटकी खाते हैं, किसी भी वक्त खाएं, रात में खाना बेहतर है। जी, उम्र 22 साल, मुंह में छाले की शिकायत है, कुछ टांकी कहा जो समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हाथों में लर्जिश है, कपकपाहट होती है। पेट अच्छा कर लें और वो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ों का सफूफ हम वजन लेकर पाउडर बना लें, 1 चम्मच खाया करें। 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी ये सोडा जो खाने का है, 2 गिलास पानी मिला के 1 खुराक कम से कम रोजाना खा लिया करें, इंशाअल्लाह फायदा मुमकिन है। जी, उम्र 58 साल, खून के थक्के से जो है वो दिमाग में जमा हो गए हैं। बहुत उनका ख्याल रखें और लगातार 6-7 महीने तक कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लें और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिलाकर रोजाना 2 बार पिए। खाने के बाद पीना बेहतर है। ये जिसको भी ब्लॉकेज होते हैं, दिल में हो या दिमाग में, तो बार बार होते हैं और ये नुस्खा मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। उन लोगों को भी लेना चाहिए जो मरीज हैं और जो नहीं हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको 5-6 अमराज ना हो, तो जैसे ये कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ये ब्लॉकेज, चाहे दिल में हो या दिमाग में, और या जिनको वजन ज़्यादा है वो लोग भी इसे ले सकते हैं। जी, कबीर भाई का आखिरी सवाल कमज़ोरी से मुताल्लिक़ है, उम्र 63 साल। हाँ देखिए, उन्होंने जो सवाल किया था अपने दोस्त के लिए किया था शायद जी, तो इतनी जल्दी फायदे की उम्मीद ना रखें। 1% फायदा अगर नजर आ रहा है 1 हफ्ते में तो बहुत अच्छा है और हौसला रखें। देखिए, एहसास कमतरी हर आदमी में होती है, वो मुझे शेर भी याद आ रहा है, एहसास कमतरी में कहीं मुब्तला न हो, वो भी मेरी ही तरह मुझे चाहता न हो, दुनिया से उसका दिल भी कहीं भर गया न हो, वो भी मेरे लिए ही कहीं जी रहा न हो, उसको भी हो नमाज में शायद मेरा ख्याल, रो रो के वो भी मुझको कहीं मांगता न हो। वाह वाह, क्या कहने हकीम साहब, बहुत। ऐ तूर, वही बात हर एक की ज़बां पे है, जिसको मैं चाहता था किसी को पता न हो। यूनानी में थोड़ा वक्त दे और अभी भी कम फायदा हो रहा है तो 1 चम्मच धनिए के पाउडर के साथ इस्तेमाल करें, मजीद फायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब। मैमूना साहिबा हैं मेरठ से, इस्तक़बाल बहन, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम सलाम। बाजी किम साहब को मेरा सलाम। जी बाजी, मैंने किम साहब से वो गोंसिया मंगाया था वहीं से जी। मुझे 1.5 महीना हो गया खाते हुए, अभी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे चला भी नहीं जा रहा बिल्कुल। ठीक जी, और क्या जा रहे हो किम साहब, कुछ बताएं मुझे तो मैं वो इस्तेमाल कर लूँ। घर का नुस्खा, इतनी हालात नहीं है मेरे जो मैं ज्यादा महंगी दवाई खा सकूँ। बेहतर। राशिद भाई का सवाल भी ले लेते हैं, वक्त की कमी है बहन, राशिद भाई का सवाल भी ले लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। जी राशिद साहब बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आप लोगों की दुआओं से, दवा के साथ साथ आप लोगों की दुआओं से मेरी वालिदा को बहुत शिफा हुआ है, बहुत आराम मिला है। मैंने कुछ दवाएं आपकी बताई थी, कुछ लोगों को बताई थी जिनकी उम्र 40 के ऊपर है, 40 साल से ऊपर है। सफिस्तान, उन्नाब, अलसी, पीपले मिलाकर, जिनको आजकल जिनकी कुएं में राकेट कम है या फेफड़ों से में कोई तकलीफ है, तो उन लोगों ने मुझे बात बताई है कि ये इस दवा के खाने के बाद उसको कुछ पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो क्या ऐसा है और इसका कोई इलाज है, किसमें कर सकते हैं? जी हकीम साहब। और देखिए, इससे मुमकिन नहीं है कि पाइल्स हो, लेकिन अगर किसी को पाइल्स हो तो आप हाजमे की दवा साथ में ले सकते हैं, और एक चुटकी नमक जैतून अगर 2 गिलास पानी में मिलाकर इसके साथ लेंगे तो ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, गोंद स्याह जो है उन्होंने मंगवाया है, लेकिन उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। हकीम साहब 1 मिनट का वक्त है हमारे पास, सलाहुद्दीन भाई साहब का सवाल भी महफूज है। जी बताइए। देखिए, गोंद स्याह से अगर फ़ायदा शुरू हो गया तो शायद ताख़ीर से फ़ायदा हो, लेकिन ये सबसे सस्ती दवा है। एक दिन में 15-16 रुपये खर्च होते हैं, 2 खुराक आधा ग्राम खाते हैं। टॉयलेट का इस्तेमाल करें वेस्टर्न, ज़्यादा मेहनत ना करें, वजन ना उठाएं, झाड़ू पोछा ना करें। जी, सलाहुद्दीन भाई साहब ने जो सवाल किया वो रियायत से मुतालिक है कि अद्वियात पर उनको जो रियायत मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, वो क्या कहना चाह रहे हैं हकीम साहब? हाँ, वो जो हमारी टीम है शायद आपकी बहुत इज्जत करती है, वरना हमारे पास तो बगैर रियायत के ही देने को नहीं होता। वो आपसे बहुत मानूस हैं, आपके साथ रियायत करते हैं और ये रियायत जायज़ है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब तमाम नाजरीन की तरफ से। इसी तरह हम नाजरीन के भी शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। आज वक्त मज़ीद कुछ कहने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।